कोई छोटा स्टॉक नहीं या फिर कोई ऐसा और इंडेक्स हमारे फोकस में नहीं है, फोकस है हमारा निफ्टी के ऊपर ही। जैसे मैंने हाईलाइट किया भी, अभी भी जो 200 डीएमए जो कि लॉन्ग टर्म का इंडिकेटर होता है, वहां से 23,700 का जो लेवल हमें दिख रहा है फिलहाल निफ्टी में, वहां से जो 200 डीएमए का लेवल है 24,078 के आसपास का, वो अभी भी करीब करीब 400 पॉइंट दूर है, यानी कि 0.2% ऊपर है वो लेवल। निफ्टी उसके नीचे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच सर अगर आप कल तक के आंकड़े देखेंगे, जो क्लोजिंग का लेवल आया था उसके हिसाब से देखेंगे, तो निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट आधे शेयर ऐसे हैं जो कि अपने 200 डीएमए लेवल के आपको ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। यानी कि 50% स्टॉक्स अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 के, वो आपको 200 डीएमए यानी कि जो लॉन्ग टर्म का एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इन 24 नामों में सर मैंने जो कल पूरा ये डेटा एनालाइज किया, उसमें 10 शेयर तो बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस के ही हैं, 4 नाम तो दिग्गज बैंक्स हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई और कोटक। इसमें एसबीआई का नाम 5वां है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो 5 नाम तो बैंकों के ही हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और श्रीराम फाइनेंस। ये 10 स्टॉक्स हैं पूरे निफ्टी के जो कि अपने 200 डीएमए जो लेवल है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इन 24 नामों में सर 10 नाम तो बैंकिंग फाइनेंशियल के हो गए, 3 नाम फार्मा के हैं और 3 मेटल सेक्टर से भी है। 3 नाम अगर फार्मा की बात करें तो सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल और सिप्ला, यानी कि फार्मा हेल्थ केयर से आप कह सकते हैं। और 3 जो मेटल स्पेस से नाम है उसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को। जेएसडब्ल्यू स्टील तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई कल मार्केट कैप के लिहाज से अगर देखें। कल हम बातचीत कर भी रहे थे क्लोजिंग बज में इसको लेकर। तो सर ये जो पहले 200 दिन का मूविंग एवरेज है, इसका पहले महत्व बताइए, क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका? और निफ्टी जो अपने 200 डीएमए से 400 पॉइंट दूर ट्रेड कर रहा है, अगर ये लेवल हासिल करना है या फिर इसके हम पार हो जाते हैं, उसका क्या महत्व होगा? पहले ये बताइए, फिर हम स्टॉक्स की बात करेंगे। संदीप जी, 200 डीएमए का मतलब होता है डे मूविंग एवरेज। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में अगर इसे हम समझना चाहें तो पिछले 200 दिनों में जो ट्रेडिंग हुई है उसमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक या उस इंडेक्स की क्लोजिंग लेवल क्या रही है डिवाइडेड बाय 200, तो वो एक एवरेज फिगर निकल कर आ जाएगी। यानी कि अगर हमें 200 की जगह मैं एक छोटी फिगर ले लेता हूं, 10 दिन का मुझे एवरेज निकालना है, तो पिछले 10 दिन की क्लोजिंग फिगर को मैं नोट करूंगा, डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, तो वो एवरेज आ जाएगा। अगर कोई प्राइस पॉइंट उस एवरेज फिगर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नाउ कमिंग बैक टू द 200 डे मूविंग एवरेज, इस चीज का क्यों इतना इन्फ्लुएंस दिया जाता है? क्योंकि ये लगभग इंडिकेट कर देता है कि 200 ट्रेडिंग सेशंस अगर लगभग एक साल में हो रहे हैं, तो साल भर की मूविंग एवरेज के ऊपर वो शेयर ट्रेड कर रहा है या उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपर ट्रेड करना एक मजबूती, एक स्ट्रॉन्ग शेयर होने का संकेत होता है, पॉजिटिव ट्रेंड में होने का संकेत होता है, और उसके नीचे ट्रेड करना एक वीकनेस और एक वीक शेयर का संकेत मिलता है इससे। तो ये इस चीज का मेजर इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो मजबूती के लिए या फिर स्ट्रेंथ के लिए ये इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। और निफ्टी में अगर स्ट्रेंथ दिखानी या फिर ट्रेंड रिवर्सल होना है, जो हमने हाल फिलहाल गिरावट देखी थी 6-7 दिन की जो तेजी बनी उससे पहले, उसका ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि 200 डीएमए पार करना, 24,078 या फिर 24,100 आप मान लीजिए, ये लेवल पार करना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मुश्किल भी हो सकती है ये लेवल पार करने में, लेकिन निफ्टी के कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी इस लेवल के ऊपर है, यानी कि अपना जो 200 डीएमए लेवल है, जो 200 दिन का एवरेज लेवल है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इन शेयरों में अब हमें क्या करना चाहिए खासतौर पे? पहले सर बैंकों की बात कर लेते हैं, फिर मैं फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करूंगा। 5 दिग्गज बैंक्स हैं इसमें, एसबीआई तो दिग्गज है ही है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने 200 डीएमए के ऊपर है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई और कोटक तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इन बैंकों में या फिर इन स्टॉक्स में ही रहना चाहिए, समझदारी यही है? इट एक्चुअली डिपेंड्स संदीप जी। ऐसा नहीं है कि कोई शेयर अगर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमें उसमें बाइंग पोजीशन लेनी ही नहीं चाहिए, या हमारे पास है तो हमें निकल जाना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ कई और पैरामीटर्स को भी ऐड करना पड़ेगा अपनी थ्योरी को और फर्दर स्ट्रेंथन अप करने के लिए और फर्दर नैरो डाउन करने के लिए, टू एक्चुअली कम आउट विद एन आंसर कि वेदर वी शुड स्टे इन्वेस्टेड और नॉट। अभी जैसे आपने दिग्गज शेयर्स की बात करी, वो तो दिग्गज शेयर्स इसलिए अपना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो भी 3-4-5 आपने लार्ज कैप नाम दिए हैं वो सभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, तो उन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। लेकिन फॉर दैट मैटर अगर हम दूसरे शेयर्स की थोड़े नजर डाल लें, फॉर एग्जांपल फेडरल बैंक में परसों ही उसका ब्रेकआउट आया था और वो उस पॉइंट के ऊपर गया था जो अभी हमने डिस्कस किया भी है इसके अंदर।
और कई बैंकों की भी अगर हम बात करें तो जिसके अंदर कई छोटे और बड़े सरकारी बैंक भी शामिल हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये छोटे सरकारी बैंक जो कि डबल डिजिट्स में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर इफ वी लुक एट कैनरा बैंक जो आई थिंक शायद 4 या 5 की पीई पे करंटली अवेलेबल है, तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लिए ये भी अच्छा है। लेकिन अगर हम उसे एक दूसरे तरफ से देखें कि क्या हमें उसी सेम लॉजिक को इंडसइंड बैंक पे लगाना चाहिए, तो मेरा आंसर होगा कि नहीं लगाना चाहिए। तो हमें सारी की सारी चीज को इवैल्यूएट करके देन वी हैव टू कम आउट विद अ कंक्लूजन कि इसे हमें बाय करना है या नहीं करना है। ये जितने भी अभी नाम हमारे सामने है, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, फॉर दैट मैटर स्टेट बैंक ऑल्सो, तो ये सभी के सभी की पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है। बजाज फाइनेंस मैंने ऑलरेडी बताया भी हमारी बाइंग लिस्ट में भी है शुमार आज के लिए ये। तो ये सारी की सारी पोजीशंस अच्छी हैं। चलिए, बजाज फाइनेंस तो आपकी लिस्ट में है ही है। बैंकों में आप कह रहे हैं कि कैनरा बैंक आपको काफी अच्छा लग रहा है निवेश के नजरिए से। बाकी स्टॉक्स सर जिसमें आप श्रीराम फाइनेंस हुआ, एचडीएफसी लाइफ हुआ, एसबीआई लाइफ हुआ, ये भी अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बाकी पैरामीटर्स अगर लगा लें तो क्या इन शेयरों में इस इंडिकेटर के साथ साथ कोई और पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेट कट की एक आ चुका है, अगली बाई मंथली पॉलिसी में एक और 20 बिप्स का रेट कट एक्सपेक्टेड है, तो वो एनबीएफसीज के लिए आने वाला समय अच्छा है। इसी वजह से हमने दिसंबर के मंथ में वी हैव हैड अ कवरेज ऑन श्रीराम फाइनेंस जिसका टारगेट अचीव हो चुका है। अभी हमने रिसेंटली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे कवरेज रिलीज की है। तो यही हमारा व्यू पॉइंट चल रहा है कि दिस ऑनगोइंग रिजीम ऑफ डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स is a healthy sign and a positive sign for small NBFCs and housing finance companies. ठीक है, तो अगर एलआईसी हाउसिंग में कह रहे हैं कि आप तेजी का नजरिया है, क्या व्यू पॉइंट लेना है, क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं सर? आपकी रिपोर्ट क्या बता रही है? संदीप जी, एलआईसी हाउसिंग के अंदर जस्ट 1 मिनट, एलआईसी में अभी हमने रिसेंटली ही रिपोर्ट रिलीज की है and I'll just share the the price targets for it. LIC के अंदर भी हमारा एक लॉन्ग टर्म व्यू है और इसके अंदर जो 765 के टारगेट्स के साथ हमने एक रिपोर्ट रिलीज की है। इसके अंदर 1 to 1.5 years का इसमें पर्सपेक्टिव दिया गया है होल्डिंग पीरियड का। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ना सर? यस, LIC हाउसिंग फाइनेंस विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 765। तो 12 से 18 महीने का नजरिया आप ले चले। यस, परफेक्ट है। तो 1 से 1.5 साल का व्यू लेके चलें। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अगर आपको फाइनेंशियल्स में रहना ही है या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है या खरीदारी करने लायक है, तो वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है जिसमें 12 से 18 महीने का व्यू लेकर 765 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा सर, इन स्टॉक्स में जो निफ्टी के मजबूत स्तंभों की तरह खड़े हुए हैं उसमें 3 फार्मा हेल्थ केयर नाम भी हैं, जैसे मैंने हाईलाइट किया अभी, सन फार्मा, सिप्ला और अपोलो हॉस्पिटल। ये स्टॉक्स भी अपने 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक सर इस बैकड्रॉप में कि ट्रम्प साहब लगातार कह रहे हैं कि ऑटो और उसके साथ साथ फार्मा के ऊपर टैरिफ आ रहे हैं। कल डॉक्टर रेड्डीज 3% गिरा भी था, कल फार्मा में गिरावट भी थी, लेकिन उसके बावजूद ये कितने मजबूत हैं कि अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये कितनी स्ट्रेंथ दर्शाता है सर? अपने आप में संदीप जी, जो शेयर अभी भी आफ्टर ऑल दिस न्यूज फैक्टर्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो उसी से आइडिया लगता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ में फार्मा एज अ स्पेस की बात की जाए तो यस, बातें जरूर हो रही हैं टैरिफ लगाने की, बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल कि क्या वो टैरिफ लगा के अपने देश में आती हुई दवाइयों को खुद ही महंगा कर लेंगे, कंसिडरिंग वहाँ हेल्थ केयर ऑलरेडी बहुत महंगा है। तो आई थिंक शायद वो इट इज इजियर सेड देन डन फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई स्टिल डाउट कि वो चीज इन प्लेस होगी। अच्छा, तो बेसिकली देखा जाए तो ये अगर मैं इन बिटवीन द लाइंस रीड करूं तो फार्मा में इस पूरे न्यूज फ्लो में जो गिरावट अगर किसी स्टॉक में हो रही है तो वो एक्यूमुलेट करने का मौका है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। तो कोई नाम ऐसे सर फार्मा में जहां जो आपके जहन में है जो कि बहुत अच्छे हैं? आपने ऑलरेडी वो नाम बता ही दिए हैं, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये काफी अच्छे नाम है। दूसरा एक और अच्छा स्टॉक है दैट इज डिवीज लैब, उसे भी मैं कंसिडर करूंगा। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और डिविस लैब। तो इनमें सर व्यू फिर लॉन्ग टर्म का रखना होगा? यस।
अभी उथल-पुथल चलेगी इनके अंदर, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी आएगी ही आएगी। तो आने वाले 2 क्वार्टर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो थोड़े से वॉलेटाइल रहेंगे, बट अगर हम 1 से 1.5 साल का व्यू पॉइंट लेके चलते हैं तो कोई भी गिरावट इन शेयर्स में आती है तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए तरह ही कंसीडर करना चाहिए। परफेक्ट है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, 1 से 1.5 साल का, 12 से 18 महीने का। फार्मा सेक्टर में कोई भी गिरावट आती है, किसी भी न्यूज़ फ्लो, चाहे वो टैरिफ से जुड़ी हुई या कोई भी खबर हो, इन स्टॉक्स में आप लंबी अवधि का व्यू रख के लोअर लेवल्स पे धीरे-धीरे करके फेजेस में, किस्तों में खरीदारी करके चलें, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस लिस्ट में सर आप देखेंगे तो आपको मेटल स्टॉक्स भी नज़र आएँगे। हालाँकि सबसे पहला इम्पैक्ट अगर टैरिफ का कहीं आया था तो वो मेटल स्टॉक्स पे ही आया था। लेकिन जैसे-जैसे न्यूज़ फ्लो बढ़ता गया या फिर टैरिफ में राहत की बातचीत आई, अब आप देखेंगे लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी मेटल स्टॉक्स दिखा चुके हैं। उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये अपने 200 डीएमए के तो ऊपर है ही हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील तो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई सर मार्केट कैप के लिहाज से, कल ये खबर आई थी। तो मेटल पे आपका क्या व्यू है सर? और ये जो 3 स्टॉक्स हैं निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इनमें खरीदारी का मौका है या फिर कहीं और आप सलाह देंगे? संदीप जी, मेटल पैक में 2 चीज़ों पे ध्यान देने वाली चीज़ थे। एक तो यस, आपने जो स्पेसिफिकली बोला कि स्टील और कॉपर के ऊपर जो डायरेक्टली टैक्स इम्पोज़ करने की बात की गई थी वो इंडिया कंपनीज़ पे इसलिए नहीं इम्पैक्ट करता क्योंकि इंडिया वैसे भी कुछ खास क्वांटिटी में यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करता है मेटल्स को। लेकिन जो ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, जब टैरिफ चाइनीज़ कंपनीज़ पे इम्पोज़ होती हैं, चाइनीज़ इकोनॉमी उस चीज़ से हिट होती है, तो उस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मेटल सेक्टर को पड़ता है, बिकॉज़ इंडिया इज़ लार्जेस्ट, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो मेटल्स में सबसे ज़्यादा चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इनकी इकोनॉमी पे अगर हिट होता है, तो यस डेफिनिटली हमारे मेटल कंपनीज़ को उसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है। सर अभी हम फार्मा की बात कर रहे थे, आपने 2-3 नाम बताए भी थे। प्रमोद जैन जी का सवाल इस बीच हम ले लेते हैं सर, वो एलेंबिक फार्मा को लेकर अपना सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास 1138 के एलेंबिक फार्मा रखे हुए हैं। क्या इस कैटेगरी में ये जो पूरा आपने बताया कि गिरावट में अगर कोई भी खबर आती है, तो फार्मा में एक्यूमुलेट ही करना है। क्या ये भी उस लिस्ट में शुमार हो सकता है एलेंबिक फार्मा भी? यस, जस्ट अ सेकंड। 1138 में उन्होंने लिया है। एलेंबिक फार्मा में काफ़ी ज़्यादा अभी रेजिस्टेंस है। एक बार इम्पोर्टेंट रहेगा कि 1000 1050 के लेवल के ऊपर निकल के शेयर सस्टेन हो। उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि इसके अंदर 1150 से 1250 का एक चाल बनेगी। बट एज़ ऑफ नाउ अभी नियर टर्म में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है। कमिंग बैक टू हॉट स्टॉक्स, यानी कि ये जो 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं सर, इसमें एक तो फार्मा सेक्टर था, जैसे मैंने कहा, एक मेटल सेक्टर था जहां पे टैरिफ लगने की बात थी, ऑटो भी था, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इस लिस्ट में आपको मारुति नजर आएगा, आपको आइशर मोटर्स नजर आएगा। कुछ सीमेंट को लेकर कल से जब से यूबीएस की रिपोर्ट आई है, कुछ पॉजिटिविटी बननी शुरू हुई है, तो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक भी नजर आएगा, जो कि अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑयल एंड गैस में बीपीसीएल का नाम है, एनटीपीसी का नाम भी आपको पीएसयू खेमे से नजर आएगा। काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे नाम हैं सर, इसमें दिग्गज एल&टी का नाम भी है, भारतीय एयरटेल भी इस लिस्ट में शामिल है। तो इस तरह से अगर एक क्राइटेरिया ये है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज दिखाता है किसी शेयर में स्ट्रेंथ कितनी है, और पैरामीटर्स लगा लिए जाएँ, तो कोई ऐसे स्टॉक और इस लिस्ट में से जो आपको पसंद हो? यस, संदीप जी, इसके अंदर आपने कई सारे नाम लिए हैं, जैसे कि मारुति हमने डिस्कस भी किया है। एक बार मारुति में मैं वेट करूंगा, 12100 के ऊपर निकलता है, ऑल्दो आज नेगेटिव है, लगभग 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है 11755 के लेवल पे। मारुति के अंदर एक बार अगर तेजी बनती है 12100 के ऊपर की, तो एक अच्छा अपमूव मैं उसके बाद उम्मीद करूंगा इसके अंदर आ जाएगा 1001 रुपए के करीब का। ओके, कोई और नाम सर, कोई अल्ट्राटेक या फिर भारतीय एयरटेल, एल&टी जैसा? भारतीय एयरटेल एक तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ही, और जिस तरीके से भारतीय एयरटेल की फॉर्मेशन बनी हुई है, एक क्लियर कट कंजेशन ब्रेकआउट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आता हुआ। हमने पीछे भी डिस्कस किया है, भारतीय एयरटेल में मुझे यहाँ से 250 से 300 रुपए की और एक इमीडिएट चाल नजर आती है, तो दैट वुड टेक द स्टॉक क्लोजर टू 2000 ऑड लेवल्स। तो इन लेवल्स पे भी लिया जा सकता है, थोड़ा गिरावट का वेट करें? यस, करंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है। अगर 6 महीने का व्यू पॉइंट रख रहे हैं तो करंट लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं। 6 महीने का नजरिया कम से कम होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल में भी आप चाहें। सर एक लास्ट बीपीसीएल पे आपकी राय दीजिए। बीपीसीएल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, ओएनजीसी की बात हमने ऑलरेडी करी थी। बीपीसीएल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूड फिर से ऊपर की ओर चलने लगा है, और ये स्टॉक अगर हम देखें 230 235 के आसपास का 52 वीक लो इसने बनाया, वहां से चलता चलता अब ये आ गया है 280 रुपए के आसपास।
तो वापस गिरावट का वेट करें या ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एंटर किया जा सकता है? संदीप जी, डिप में मिल जाए अगर 270 रुपए के आसपास तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर हमें इसका ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। 285 288 के ऊपर निकलता है तब हमें एंट्री कंसीडर करनी चाहिए 305 रुपए के टारगेट्स के लिए। 270 के आसपास आप कह रहे हैं? यस, अगर डिप में 270 के आसपास, अदरवाइज हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। करंट लेवल पे बाइंग नहीं एडवाइजेबल है। वैसे ओवरऑल सर आपका बीपीसीएल या फिर ओएमसीज पे व्यू क्या है? जिस तरह का क्रूड का सिनेरियो हम देख रहे हैं, जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वेनेजुएला पे कुछ टैरिफ्स लगाने की भी बातचीत की गई है, सिनेरियो क्या है? क्रूड के प्राइसेस को लेकर आपका क्या व्यू है? और ओवरऑल देखा जाए तो क्या राय आप दे रहे हैं एज फार एज ओएमसीज आर कंसर्न्ड? संदीप जी, ओएमसीज की बात अगर मैं ओवरऑल एज अ सेक्टर करूंगा तो डेफिनेटली वन शुड हैव वन ऑफ द ओएमसीज इन इट्स पोर्टफोलियो। अब चाहे वो हिंदपेट्रो रखें, चाहे बीपीसीएल रखें, बहुत ज्यादा अंतर उस तरीके से नहीं आता है। बट एक रिफाइनिंग स्टॉक अपना एक जरूर होना चाहिए इस केस में। तो वो तो सर रिलायंस भी हो सकता है। लोअर लेवल पे अवेलेबल है शेयर्स। यस, लोअर लेवल में रिलायंस एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड आ जाता है उसके अंदर। अभी कई सारी चीजें हैं, जब तक उसका डीमर्जर नहीं हो जाता कंप्लीट, तो केवल उसे हमें एक, ऑल्दो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन तो उसी का आता है, बट अभी हम स्पेसिफिकली इन तीन अगर रिफाइनरी की बात करें सरकारी की, तो इनमें से कोई भी एक स्टॉक हम कंसिडर कर सकते आखिरी हैं, सवाल कीपिंग अ आपसे। लॉन्ग टर्म व्यू, हाँ, अट्रैक्टिव रेट्स पे अवेलेबल है। आखिरी सवाल आपसे सर। अब 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। आईओसी पे हर कोई प्राइस पॉइंट के लिहाज से जाता है और उसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। तो किसी को अगर चूज करना है एक स्टॉक, तो पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से या फिर बेस्ट ऑफ द लॉट क्या है? आपने ऑलरेडी बता ही दिया जो मैं कहने वाला था कि डिविडेंड डील को कंसिडर कर लीजिए फिर। प्राइस पॉइंट भी अट्रैक्टिव है ना, दिक्कत तो वहां आ जाती है कि लोगों का मेरे रुझान कहने से प्राइस पहले पॉइंट की आपने तरफ। क्लियरली बता ही दिया कि जब डिविडेंड डील हमें इतनी स्मार्ट मिल रही है, और अगर हम उसकी प्राइस की भी बात करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर्ड टू अदर वंस, प्लस इट इज अ मच लार्जर कंपनी कंपेयर्ड टू द अदर टू, तो हर प्राइस पॉइंट से फिर वो आईओसी की तरफ ही रुझान बन जाता है। चलिए ठीक है, तो भले ही 200 डीएमए के ऊपर बीपीसीएल है, लेकिन ओएमसीज में अगर आपको एक चॉइस करनी है तो आईओसी हो सकता है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है, प्राइस पॉइंट के लिहाज से भी अट्रैक्टिव है, तो वैसे भी देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी तो है ही है, तो आईओसी को आप जरूर कंसिडर करके चल सकते हैं। तो एक बड़ा टेक्निकल इंडिकेटर है 200 डीएमए, उसका महत्व क्या है, निफ्टी कितना दूर है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ मौके हैं, ये हमने आपको इस खास डिस्कशन के जरिए आज बताने की कोशिश करी है। तो हॉट स्टॉक्स को हम यहीं पर समेटते हैं।